हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 6 ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अब तक 1 से लेके 4 तक चैप्टर पूरा करा चुके हैं। अब हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये चैप्टर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कराएंगे। बिल्कुल जैसे कि आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो आपको मतलब पढ़ने में आसानी होगी इन किताबों को, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना इस चैप्टर पर, और इस चैप्टर की हम 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे इस चैप्टर को। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे आप, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में अपन क्या जानेंगे? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के कितने परिमंडल है, परिमंडल होता क्या है, ठीक है ना, इन सभी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मान लो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती 23.5 डिग्री, तो क्या होता? एक सीधी रेखा ऐसे होती पृथ्वी, देखो ऐसे रहती पृथ्वी, यहाँ पे अपन ऐसे, तो यहाँ सूरज है, तो सब सूरज इस पे पड़ता ना, तो बस 2 ही मौसम होते। एक तो हो गया जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ गर्मी का मौसम, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ कैसे होगा? शीत ऋतु, ठीक है। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे बर्फ जम जाएगी बहुत ज़्यादा, यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, और यहाँ पे भी जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण ये अपने अक्ष पे झुकी होने के कारण इसमें क्या मौसम परिवर्तन होते हैं कई, ठीक है, जिसमें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि ये इसी कारण, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये सभी जो तत्व हैं ये पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब देखो कौन कौन से घटक हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक है भूमंडल, एक है वायुमंडल, एक है जलमंडल, और इन तीनों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं जैवमंडल, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं भूमंडल के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं भूमंडल। भूमंडल कैसा होता है? भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। भाई आपका घर कहाँ बना है? भूमंडल पे बना है। पर्वत कहाँ पर है? भूमंडल पर है, ठीक है। तो इसे जो ठोस भाग है पृथ्वी का उसे कहते हैं भूमंडल, ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे अपन वायुमंडल के बारे में, बताया थोड़ा सा ही। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। भैया आपको पता है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है ना, ये अपना वो भूमंडल है ऊपर, यहाँ पे अपन रहते हैं। अब यहाँ पे भी गैसें हैं, बिल्कुल गैसों की परतें हैं ये, ठीक है। तो गैसों की परतों पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं, तो उसे कहते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल की परिभाषा होगी अपनी, जहाँ देखो जहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। भाई बिल्कुल पृथ्वी के बहुत मतलब 71% भाग पर जल पाया जाता है, बिल्कुल पता है अपन को ये, ठीक है ना। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित हैं। अब जलवाष्प कैसे सम्मिलित हैं? भाई आपने देखा होगा कि जो अपनी जो वायुमंडल है उसमें क्या नमी होती है, जो नमी होती है ना, आर्द्रता कहते हैं अपन उसे। आपने देखा होगा कि मतलब बसंत मतलब बारिश होती है तो उमस सी लगती है अपन को, वो इसी कारण लगती है क्योंकि वो जो वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प है, तो पानी का ही फॉर्म है ये जलवाष्प, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब ये तीनों मंडल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब किसका निर्माण होता है? जैवमंडल का, ठीक है। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। जैसे देखो सीमित क्षेत्र कैसे, देखो
ये हो गया क्या अपना भूमंडल, ये हो गया क्या अपना जैवमंडल। तो ये हो गया भूमंडल अपना, ये भूमंडल, ठीक है ना। ये हो गया अपना वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अपना कौन सा हो गया जलमंडल, जलमंडल, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्षेत्र है इन तीनों के बीच का, इन तीनों के बीच का ये क्षेत्र है इसे कहते हैं जैवमंडल। ये सीमित क्षेत्र से कहते हैं जैवमंडल, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जल भी अपन को स्थल भी मिलेगा, स्थल का कुछ भाग मिलेगा, जल भी मिलेगा, हवा का एक साथ मिलते हैं। जहाँ स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं जैवमंडल, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन, इसको इंग्लिश में देख, ग्रीक भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है। लिथोस का अर्थ है पत्थर, ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल। लिथोस का अर्थ क्या होता है पत्थर, एटमोस का अर्थ होता है बाष्प, वुडर का अर्थ क्या होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो इसे कहते हैं लिथोस्फेयर मतलब भूमंडल, एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल, और हाइड्रोस्फेयर का मतलब जलमंडल, और बायोस्फेयर का मतलब जीवन, जहाँ पर जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि भूमंडल क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है, ठीक है। या पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, अपन ने पढ़ चुके हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। अब भूमंडल किससे बना होता है, मिलकर बना होता है। अब देखो क्वेश्चन बन जाएगा कि भूमंडल का निर्माण किन चीज़ों से होता है, तो क्या कहेंगे अपन चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी भी मतलब क्या है क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भूमंडल किसका बना होता है, सबका निर्माण पता होना चाहिए आपको कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं भाई। भूपर्पटी में क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो अपना वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भाटों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये भूमंडल है, ये अपना भूमंडल, ये भूमंडल, भूमंडल कितने भागों में बांटा जाएगा, पहला भूमंडल है महाद्वीप, और दूसरा है महासागरीय बेसिन, ठीक है। अब ये आपको महाद्वीप तो आपको पता होगा बिल्कुल, जो स्थलीय भाग है उससे महाद्वीप ही कहते हैं, ठीक है ना। अभी महासागरीय बेसिन क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि ये अपना महाद्वीप है, अपन यहाँ, ये अपन यहाँ पे, ठीक है ना, अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है महासागर, देखो ये अपन ने महासागर बना दिया, ठीक है। अब ये जो तल है, ये जो तल है नीचे वाला, इसी तल को कहते हैं महासागरीय बेसिन, इस तल को। अब ये तल क्या होता है, सभी जगह समान होगा। आप अपनी अगर आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि मतलब ये महासागर, जो महासागर मतलब प्लेट होती है, ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो इसके ऊपर महासागरीय बेसिन के ऊपर महाद्वीप होते हैं जो तैरते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या जो तल होता है वो समान होता है सभी का। तो अगर देखते हैं पढ़ते हैं इसको फिर से कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं भैया, जैसे आप तो यहाँ पर हो, अब यहाँ पे एक और महाद्वीप आ गया, ठीक है ना, एक महाद्वीप यहाँ पे आ गया, तो भैया इसका जो यहाँ पे तल है वो तो समान रहेगा, ये तो ऊपर है ना, ये तो ऊपर है महाद्वीप, और नीचे तो तल होगा ना, ये समान होगा सब में। तो सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि एक ही तल पर है वो, ठीक है। तो क्या आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं, स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच बीच में क्या महासागर हैं, जलराशियाँ हैं, तो इनको जुड़े नहीं रखती हैं, ठीक है, इनको अलग करती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, और आगे पढ़ते अपन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई अपने लिए, देखो समुद्री जल का तल
सभी जगह समान होता है। बिल्कुल जल होता है, आपने देख ही लिया। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जैसे आपने कभी स्टेशन पे गए होंगे तो कहीं लिखा होगा कि ये स्टेशन, फलाना स्टेशन इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, और आपको तो लगता है कि आसपास हमारा तो कोई समुद्र है ही नहीं, तो ये कैसे ऊंचाई पे भैया। जैसे मान लो कि अब माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई को नापना है अपन को, तो कैसे नापेंगे अपन। ठीक है भाई, कहीं तो अगर मान लो ये यहाँ पे है, ये माउंट एवरेस्ट है मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ तो कोई आदमी पर्वत पठार है, ठीक है ना, और यहाँ ऊंची चोटी है, कोई यहाँ पे रहता है, कोई यहाँ से नापेगा तो उसके लिए कम दिखेगी, यहाँ से नापेगा तो उसके लिए ज़्यादा दिखेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो मतलब दिक्कत आ जाएगी ऊंचाई में, है ना। तो इसीलिए शून्य महासागरीय जो होता है ना, अब देखो ये माउंट एवरेस्ट है, तो देखो यहाँ से ये महासागर है अपना, मान लो ये अपना महासागरीय बेसिन है। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई को नापेंगे अपन यहाँ से, तो इसे कहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, तो इसे शून्य माना जाता है। ठीक है, आप समझ के समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है। अब आगे देखते हैं अपन को, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, देखो मैं बताता हूँ, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। वैसे ये बदल चुका है, 8,850 है ये, ठीक है ना। ये 50 कैसे हो जाता है, ये क्या, कभी कभी बर्फ जम जाती है तो 2 मीटर उसका मान लेते हैं अपन, और तुम फिर जब गर्मी पड़ती है तो ये घट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। 8,848 लिख दो, चाहे 8,850 लिख दो, कोई बात, एक ही बात है, ठीक है ना। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। अब आप जानोगे कि गर्त क्या होती है, ठीक है ना। गर्त ही होती है, देखो ये अपना महाद्वीप है, ठीक है, ये अपना महाद्वीप है, ठीक, ये अपना महासागर हुआ, ये महासागर हो गया। अब क्या है, यहाँ पे क्या ये गड्ढा होता है, ये मतलब खाइयाँ होती हैं, ऐसे ऐसे खाइयाँ होती हैं, है ना। फिर वो क्या ऐसे महाद्वीप बन जाता है, फिर यहाँ पे महाद्वीप आ जाता है, ठीक है। तो ये गर्त इनको कहते हैं, जो महासागरीय बेसिनों की जो खाइयाँ होती है ना, गर्त होती हैं, उनको कहते हैं वो, जो मतलब ये खाइयाँ होती हैं उनको गर्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रशांत महासागर में, अब देखना कि विश्व की सबसे गहरी, इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्व की सबसे गहरी। अब आपसे पूछे कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप बोलेंगे मेरियाना गर्त। ये कितना मीटर गहरा है, ये 11,022 मीटर। आप देखो कहाँ ये 8,850 मीटर और कहाँ ये 11,000 मीटर। तो आप एक अंदाजे से ला सकते हो कि जो महाद्वीप पर जो ऊंचाई है ना, उससे मुकाबले नीचे की जो महासागरीय बेसिनों की जो गर्तों की जो ऊंचाइयाँ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक क्यों है। भैया आपने पढ़ लिया है, भैया इतनी मीटर ऊंचाई है इसलिए, ठीक है। अब आप देखते हैं महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस वाले को आप खुद पढ़ना है आप इसको, ठीक है ना। ये मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के नाम है, ठीक है ना, किस किसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। अपने भारत की बछेंद्री पाल भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। देखो ये बछेंद्री पाल, तो कभी मतलब छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो 23 मई 1984 को भारत की पहली महिला, ये वही महिलाएं, ठीक है ना, जो इनका पैर कट गए थे, पैर कटने के बाद भी ऊपर चढ़ी थी, तो इन्होंने अपना साहस नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया, ठीक है ना। और आपको भी नहीं खोना है अपना धैर्य। तो ठीक है, अब अपन महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं कि महाद्वीप क्या है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। ये महाद्वीप कौन कौन से नाम क्या है, एशिया महाद्वीप, यूरो महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक है। 5 चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। भाई अब देखते हैं कि 5.1 चित्र क्या बताता है, ठीक है। ये चित्र आपको मतलब बेसिक सा चित्र है, आप इसको पढ़ लोगे ना,
एक तो ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपकी हम क्या मैं क्या मैपिंग की क्लास भी लूँगा आगे चल के, ठीक है। तो उसमें मैपिंग कराएंगे तो आपने उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैपिंग में, ठीक है। ज्योग्राफी की जितनी भी चीज़ आएंगी, जितने भी देशों के नाम आएंगे, महासागर महाद्वीप जितने भी आएंगे उनके बारे में, एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे मैपिंग में। तो आप उन सभी उस क्लासों को लेना जरूर, ठीक है ना। अब देखो महाद्वीप कितने कितने प्रकार के, कितने प्रकार को, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ वैसे इसी दिख जाए महाद्वीप, ठीक है। पहला नंबर कौन सा है, एशिया का, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर कौन सा है, अफ्रीका। फिर तीसरे नंबर कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। फिर चौथे नंबर कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। फिर पाँचवें नंबर कौन सा है, अंटार्कटिका, ये ये अंटार्कटिका। छठे नंबर कौन सा है, यूरोप, ठीक है ना। और सातवें नंबर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कितने महाद्वीप है अपने, 7। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, आपको 7 महाद्वीप है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि कभी कभी क्या है आर्कटिक, वो क्या कोई एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए आर्कटिक महाद्वीप भी बोल देता है कि आर्कटिक भी महाद्वीप है। हमको पता आर्कटिक महाद्वीप नहीं है, महासागर है, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला, यहाँ पे कोई महाद्वीप नहीं है, ये महासागर है ये, ठीक है ना। हाँ, कहीं आप इसको महाद्वीप समझ लो, तो अभी कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अपन एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। देखो ये एशिया महाद्वीप आ गया अपना, तो एशिया का हम पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। कभी कभी क्या है कि क्रम में पूछ लेता है कि कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एशिया के बारे में कितना हो गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्या है 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है। यूरोप में एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, ठीक है। तो देखो हम महाद्वीप के ऊपर ये चेक करें ना, ये मैप है, इस मैप को थोड़ा सा अपन एनालाइज करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। देखो जब एशिया के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो अपन पढ़ेंगे कि गोलार्ध क्या होते हैं, ठीक है ना। वैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं गोलार्ध क्या है, ठीक है। देखो ये है भूमध्य रेखा, क्या है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री की 0 डिग्री रेखा, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले जो देश होंगे, महाद्वीप होंगे, उनको क्या बोलेंगे, उस एरिया को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। जो ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले हैं इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इससे नीचे वाले क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा गोलार्ध में, मतलब बताइए कि कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है। तो आप बोलोगे जो ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। अब इधर अफ्रीका को देखो, ये आधा उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में, पर ज़्यादातर कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है ये, ठीक है ना। ऐसे देखो कि दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे ऐसे। देखो ये पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसे पूछेगा कि सबसे कम, तो मतलब दोनों महाद्वीप, मतलब दोनों गोलार्ध में आता है। सबसे पहले तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट में ला देगा कि एक महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में आता है, ठीक है भैया, परंतु वह दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा आता है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ये देखो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ऐसे अफ्रीका के बारे में पूछ लेगा वो,
कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में आता है, परंतु जिसका ज़्यादातर भाग तो उसमें आता है अफ्रीका में, जो ज़्यादातर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, परंतु कम भाग दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो ऐसे भी, ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया ना जो पूर्ण तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका भी है जो पूर्ण तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। तो ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब आपने पढ़ा होगा एक लाइन ये भी पढ़ी होगी, एक ग्रीनविच रेखा है यहाँ से, और यहाँ से इसको ऐसे काटते हैं बीच में से, ऐसे एक लाइन खींचते हैं ऐसे। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर वाली से। तो ये क्या हुआ है, इधर वाले हिस्से, इधर वाले जो भी हिस्से होंगे ना, इधर वाले जो भी हिस्से होंगे उन्हें क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है ना, इसलिए तो कहते हैं कि पूर्व के देश वाले, तो पूर्व के देश कौन सा हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अब पश्चिम में कौन से देश आएंगे, पश्चिम में आएंगे कौन सा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ओ सॉरी, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपन। अब एशिया के बारे में पढ़ा था ना हमने 1 2 3। अब देखो एशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसमें देखना था अपन को एशिया में, तो ये उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो उसमें दिक्कत आता है। बोर्ड की दिक्कत नहीं, बोर्ड होता तो अच्छे से आपको समझ में आया था, पर देखिए फिर भी अपन मेहनत करते हैं, इसमें डिलीट कर देते हैं को अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, देखो अब अपन एशिया के बारे में पढ़ देंगे। ठीक है, एशिया के बारे में क्या पढ़ा कि एशिया कौन से महाद्वीप में, उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल ये अपनी 0 डिग्री रेखा रही, ये अपनी 0 डिग्री रेखा विश्व रेखा है। यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में क्या है, एशिया महाद्वीप, पर देखो एशिया का थोड़ा थोड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में भी आ रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर का भाग कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये अपनी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा में। अब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, एशिया से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप, बस एक ही रेखा काटती है एशिया महाद्वीप को। ठीक है ना, और कर्क रेखा क्या, भारत से देखो, भारत से बीचों बीच से जा रही है। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये एशिया, ये कितना बड़े भूभाग को क्षेत्रफल धारण करता है, 1/3। इन सब के क्षेत्रफल का 1/3, मतलब भूभाग का 1/3 क्षेत्रफल ये धारण करता है। ठीक है, अपने पढ़ लिया, एशिया के बारे में पढ़ लिया, क्या है एशिया के बारे में, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल कितना है, 1/3 क्षेत्रफल धारण करता है, और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। और देखो ये यूराल पर्वत, यहाँ पे यूराल पर्वत। ठीक है, तो यूराल पर्वत क्या है, एशिया के पश्चिम में, ये पश्चिमी होगी एशिया की, ये पूरब हो गई। ठीक है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये क्या, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत क्या करता है, यूरोप और एशिया को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है ना, और यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है ना, यूरेशिया बोलते हैं इसको, तो कोई महाद्वीप नहीं है पर इसको बोलते हैं वैसे ही। ठीक है ना, अपने एशिया महाद्वीप क्लियर हो गया। अब देखिए अपन पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप कैसा थे, अफ्रीका नहीं, यूरोप के बारे में पढ़ते थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है ना, ठीक है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल देख चुके हैं हम। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए, फिर से जाना पड़ेगा अपन को उसी में, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अपन को, बार बार ऊपर नीचे, क्योंकि अपन को समझना भी तो है, इसलिए देखिए यूरोप के बारे में बता रहा है ये अपन को। ठीक है, यूरोप के बारे में बता रहा है, अब यूरोप क्या हम पढ़ते हैं। यूरोप ये क्या है, एशिया के पश्चिम में यूरोप। ठीक है, अभी इसने बताया कि आर्कटिक वृत्त, अपन को तो पता नहीं आर्कटिक वृत्त, पता है आपको,
शायद आपने क्लास ढंग से नहीं ली, नहीं आपको पता होता आर्कटिक व्रत क्या है, ठीक है ना। तो देखो फिर से समझा रहा हूँ, ये देखो, ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है ना, ये 0 डिग्री हो गई, ये कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री। और यहाँ पे आपने देखा होगा ना, ये 66.5 डिग्री देखा है, इसी को ही बोलते हैं आर्कटिक व्रत, ठीक है ना। तो नया नाम आ गया अपना, नया नाम 66.5 डिग्री के नाम क्या है नया नाम, कि आर्कटिक व्रत। आपसे यही पूछा है कि आप बताओ आर्कटिक व्रत कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो आप बता सकते हो यूरोप से होकर गुजरता है आर्कटिक व्रत, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो बस यूरोप के बारे में इतना ही, और ज़्यादा अपन नहीं पढ़ना है इसको यूरोप के बारे में। हाँ एक बार ये पढ़ना थे, थोड़ा सा ये रह गया तक ना, महासागर के बारे में तो पढ़ लेते हैं भाई, तीनों 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 ओर से घिरा हुआ, कैसे घिरा है तो देख लेते हैं। देखो कैसे घिरा हुआ है, तीनों तरफ जल से। देखो इधर तो हो गया आर्कटिक महासागर, ठीक है भैया, ऊपर की साइड हो गया, इधर की साइड हो गया, ये कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर, जो ऐसा आकृति का है इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, देखो ये लिख रहा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये भूमध्य सागर, यहाँ पे तो 1 2 3 तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। अपन पढ़ चुके हैं यूरोप के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन अफ्रीका के बारे में, ठीक है। यार ये तो पढ़ जा भाई, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं यूरोप के बारे में, एशिया यूरोप के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अपन अब पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले एशिया, ठीक है, एशिया के बाद कौन सा है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, ये थोड़ी दिक्कत होगी, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। फिर कौन सा है अपना, ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर आ गया अपना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। फिर आ गया अपना यूरोप, फिर अपना आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऐसे अपन को क्रम ध्यान रखना बिल्कुल, ये अपना क्या है बढ़ते हुए क्रम में, वही क्रम है ये, ठीक है ना, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा ये। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखना है इस क्रम को, ठीक है ना, कभी भी पूछे था ये। तो ठीक है अपन पढ़ते हैं, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है भैया। विषुवत जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देखो ये लाइन आगे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जो अफ्रीका का बहुत ज़्यादा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में कम है उसका, ठीक है ना। चित्र 5.1 में देखिएगा, आप पाएंगे कि एक ऐसा, यही एक ऐसा महाद्वीप है, देखो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, यही वही पहला प्रथम, तो ये मतलब जोड़ डालते हैं, तो जोड़ डालने का मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिससे होगा क्या होता है, जिससे होगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं इसमें, एक ही महाद्वीप है ऐसा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, इसमें क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में सारा का रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जब ये की लाइन ये इंपॉर्टेंट आ गई कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो कौन सा है, सारा रेगिस्तान, ठीक है ना। अपने इंडिया में कौन सा है, इंडिया में थार का रेगिस्तान, ठीक है ना। तो ऐसे जो कि अफ्रीका में, ऐसे जो कि अफ्रीका में स्थित है। इस महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यूरोप पर कितनों से घिरा हुआ है, तीनों से, ये क्या चारों से घिरा हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो चित्र 5.1 में देखिए, विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत किसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, हम देखते हैं भैया कहाँ कहाँ से गुजरती है, देखते हैं भैया,
देखना पड़ेगा। इसमें तो अपन को ज्योग्राफी है, हलवा नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब पढ़ना बस आप नोट मत करना, मैं ऐसे ही बताऊँ। ज्योग्राफी को जैसे पढ़ते हैं ना बुक से, ऐसे ही पढ़ लो। पहले कोई बेसिक्स अपना बुक से ही कंप्लीट करो। फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस नोटबुक के ऊपर ऐसे ये पे लाइन पे यहाँ ऐसे पे लिख लिया करो, इन जगहों पे जैसे ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, अब देखो अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अफ्रीका, ये क्या कह रहा है? अफ्रीका देखो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो ये कर्क रेखा थी अपनी, ये अपनी क्या थी? विषुवत रेखा, जीवली रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। देखो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखा गुजरती हैं। ठीक है ना। अब देखो जो कर्क रेखा क्या है, वो सारा रेगिस्तान है। ठीक है ना, सारा रेगिस्तान है। और यहाँ पे क्या है? नील नदी है। ये नील नदी के बारे में, ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। क्यों है विश्व की सबसे लंबी नदी? क्योंकि ये इसका जो सबसे बड़ी लंबी नदी है, क्योंकि ये इसमें जो इसका बहाव क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए लंबी है, मतलब लंबी दूरी तय करती है ये, इसका ये लंबी है। ठीक है ना। फिर आप ये भी आपने सुना होगा कभी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, एक तो है लंबी, एक होते है बड़ी। तो बड़ी तो कौन सी होगी? यहाँ पे बड़ी तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ये अमेजन नदी। ये क्यों है? क्योंकि देखो एक तो जल ऐसे बह रहा है, बस ऐसे 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 बस। ठीक है ना, तो ये होगी लंबी। अब बड़ी कैसे? इसमें जल होगा कि नहीं होगा? कम होगा इसमें जल। अब देखो इस वाली नदी को देखो, अमेजन की, ये ऐसे जाती है, ऐसे भी जाती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कहीं से भी ऐसे। तो इसमें जल भराव क्षमता होगी बहुत ज़्यादा होगी इसमें नील नदी से। ठीक है ना। तो ये सबसे जल भराव क्षमता की दृष्टि से कौन सबसे बड़ी नदी है? ये। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो नील नदी कहाँ पे? अफ्रीका में। और नील नदी को कर्क रेखा काटती है। ठीक है ना, कर्क रेखा होकर गुजरती है इससे। ठीक, नील नदी पढ़ लिया अपने। यहाँ पे अपने एक कांगो नदी है, कांगो बेसिन। यहाँ पे कांगो बेसिन, ये क्या है? ये भूमध्य रेखा को, जो विषुवत रेखा है उसको दो बार काटती है, यू आकार की है यहाँ पे कांगो नदी। कांगो नदी ये क्या, दो बार काटती है इसको। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो ये जो पर्वत है यहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका में पर्वत है ड्रैकन्सबर्ग, यहाँ साउथ अफ्रीका है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एवी डिविलियर्स यहीं के ही है। एवी डिविलियर्स, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। कौन सा है? ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ये पर्वत का नाम ध्यान रखना, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। आपने दो पर्वत पढ़ लिए अब तक। एक कौन सा? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। वो एक पढ़ लिया अपने यूआर पर्वत। ठीक है ना, यूआर पर्वत क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करने का काम कार्य करता है। और ये क्या है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत क्या करता है? ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में है। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर में कौन सा? ये एटलस पर्वत। ठीक है ना, अफ्रीका के ऊपर स्थिति में उत्तर में कौन सा है? एटलस पर्वत। और नीचे कौन सा है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। अब देखो भैया आपने ये तो पढ़ लिया कि ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आपने एक पॉइंट भी रह गया अपना, कौन सा रह गया? कि ये चारों तरफ से घिरा होता है। चारों तरफ जलराशियों से कैसे घिरा होता है? चारों तरफ से। देखो ये तो आ गया अपना भूमध्य सागर उत्तर से, तो इधर से आ गया अपना अटलांटिक महासागर। ठीक है, और नीचे से आ गया अपना दक्षिणी महासागर। ठीक है, इधर से आ गया हिंद महासागर। तो कितने हो गए? एक, ये हुआ एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ये अपने चार तो सकते हैं। तो अपना अफ्रीका, ये अपने कौन कितने तीन महाद्वीप पूरे हो गए। एशिया महाद्वीप पूरा हो गया है, यूरोप महाद्वीप हो गया है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अपने पर्वत भी पढ़ लें, पर्वतों को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं उससे। लेकिन ड्रैकन्स पर्वत कहाँ पे, एटलस पर्वत कहाँ पे, ठीक है ना, और ये यूराल पर्वत कहाँ पे, तो ये पूछ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा।
उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? पहले पे कौन सा है? एशिया। दूसरे पे कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे पे कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अब देखो स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है। देखो यहाँ पे बताया गया है अपन को स्थल संधि क्या होता है, जल संधि क्या होता है। देखो स्थल संधि के बारे में पढ़ते हैं, स्थल संधि क्या है, ठीक है ना। इधर स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये देखो ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, ठीक है ना। तो ये जोड़ रहा है इनको, तो ये क्या है? स्थल संधि, ठीक है। वहीं जल संधि क्या होती है? अब जल संधि क्या होता है कि देखो जो दो जलराशियों, यानी लिख रहा है देखो, पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि होनी चाहिए, जो जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। भाई बिल्कुल, जैसे देखो ये बंगाल की खाड़ी का जल है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जल यहाँ आएगा तो इसे श्रीलंका और भारत के बीच में से यहाँ से जाएगा और अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ क्या है? अरब सागर। तो यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी का पानी अरब सागर में आता है और अरब सागर का पानी बंगाल की खाड़ी में आता है, बिल्कुल। तो इस जल संधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाक। जो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि है उसको क्या कहेंगे? पाक जल संधि। इसका नाम क्या है? पाक जल संधि, ठीक है ना। अब तो संधि पता लग गया। स्थल संधि किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल संधि उसे कहते हैं जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि किसे कहते हैं? जो दो जलराशियों को जोड़ता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? मैंने बताया था आपको। देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। बिल्कुल भी यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। उनको कहीं और से नहीं बनाते, यहीं से ही बनाते हैं आपको। बस आपको उसको लेवल अप कर देते हैं वो, ठीक है ना। बस आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि कैसे करते हैं एनालाइज, तो उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यह महाद्वीप, अब देखो ये बता दिया उसने कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। देखो यहाँ से अपन ने पढ़ा था ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से पश्चिमी गोलार्ध है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये यहाँ पे ऐसे ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला। तो पूर्ण तरह से कैसे? उत्तरी में इसने क्या एक उत्तर अमेरिका के बारे में बताया है, ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसको हिंट देता है। ये तो बात है एनसीईआरटी को अपन को बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है, ठीक है ना। ठीक, तो यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा होता है। 3 महासागर कैसे? देखो ये उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ कौन सा महाद्वीप होगा? यहाँ होगा प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और यहाँ कौन सा होगा? यहाँ अटलांटिक महासागर। ऊपर कौन सा होगा? ऊपर होगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। ऐसे तो तीनों का नाम आपको पता लग गया है। पूरब में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। और उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो देखो जो यूरोप था वो तीनों से घिरा हुआ था। किस किस से? आर्कटिक, अटलांटिक और भूमध्य सागर से, ठीक है। जो अफ्रीका था वो 4 से घिरा हुआ था। किस किस से घिरा हुआ था? 4 से। एक था अपना अटलांटिक, एक था भूमध्य सागर, एक था हिंद महासागर और एक था दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो ऐसे याद करना, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस एनालाइज करना, देखना है, बस काम हो जाएगा अपना। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग, अब अपन आगे दक्षिण अमेरिका की इस वाले भाग पे, इस पे आगे अपन, ठीक है ना। अधिकांश भाग, अब देखो इसमें बता देते, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ठीक है। अब उनको महासागर के नाम पता होना चाहिए। यहाँ कौन सा है? पूर्व में तो कौन सा है? अटलांटिक है वही, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर। और पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर,
ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है, ठीक है ना। हमने देख चुके हैं कि अमेज़न, एक बार उसको देख लेते हैं पूरा मैप को, फिर से एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिना एनालाइज के कुछ नहीं होगा। ज्योग्राफी है, समझ के ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। आप है ना कैसा करो, घर पे मैप बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। तो इसी मैप को बनाया करो, ये जो मैप है इसी को बनाया करो, 6ठी क्लास का मैप है, इसी को बनाया, इससे प्रैक्टिस करा करो बनाने की, ठीक है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका, ये अपन को दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ता है। फिर अपनी एक ये और देख लो, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला भी है, रॉकी, ठीक है ना। तो अपने कितने पर्वत पढ़ लिए, एक पढ़ लिए अपने यूरा पर्वत, एक पढ़ लिए अपने ड्रैकन्स पर्वत, ठीक है ना, एक पढ़ लिए अपने एटलस पर्वत, ठीक है ना, और एक पढ़ लिए अपने रॉकी पर्वत, ठीक है। अब 5वां है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। पर्वतमाला क्या होती है, पर्वतों का एक समूह, एक श्रृंखला होती है पर्वतों की, ठीक है, उसे कहते हैं पर्वतमाला, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो कि जो दक्षिण अमेरिका है, जो देखो ये अपनी भूमध्य रेखा, दक्षिण अमेरिका देखो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में अधिकांश भाग किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में इसका, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखो ये देखो एंडीज, यहाँ से देखो एंडीज पर ये पूछ लेता है कि एंडीज पर्वतमाला मतलब विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ये किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, ये पूछ लेगा। फिर पूछेगा कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के किस दिशा में, भैया, ये पश्चिम दिशा में, बिल्कुल, ठीक है। तो बन गया था अभी। अब यहाँ से ही देखो ये अमेज़न नदी है, देखो ये बह रही है, देखो ये देखो ऐसे रिक्तिकाएँ बना दी है, देखो ये लंबी लंबी, तो ये अमेज़न नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और देखो कि देखो ये यहाँ से, इसमें से क्या दो, एक तो अफ्रीका में से 3 रेखाएं गुजरती हैं, इसमें से कितनी गुजरती हैं, 2 रेखाएं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक। अपन पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है भैया, छोटा महाद्वीप है, सबसे अपने बताया था। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, ठीक है ना, सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। फिर तो सबसे छोटा कौन सा है, 7वें नंबर का कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कोई भी चीज़ होती है ना, देखो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। कोई चीज़ होती है तो कैसे याद करते हैं उसको, सबसे पहले अपन को क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये याद रखना, मतलब सबसे फर्स्ट वाला याद होना चाहिए अपन को, ठीक है। फिर सबसे लास्ट वाला याद होना चाहिए, ये हमेशा अपन को याद रहता है, इसलिए एग्जाम में कभी अपन से पूछता भी नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो वो क्या पूछता है, वो पूछता है इनके बीच में, ठीक है ना। अब 1 और 7 है तो इनके मध्य, यहाँ से दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, अफ्रीका, ठीक है। तीसरे पे आएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चौथे पे आएगा दक्षिणी अमेरिका, 5वें पे आएगा दक्षिण में ये अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका। 6ठे पे आ गया कौन सा, ये यूरोप, ठीक है। तो पहला अपन को याद होता है, लास्ट वाला याद होता है, फिर 2-2 करके याद करेगा, फिर दूसरे इसके बाद क्या होगा, अफ्रीका, तो नीचे से क्या होगा, यूरोप, ठीक है। फिर अफ्रीका के बाद कौन सा आएगा, उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे से कौन सा आएगा, अंटार्कटिका, और बीच में कौन सा रह गया, दक्षिण अमेरिका। तो ये के एग्जाम में क्या कहता है, इसके क्रम को बदलता है, बीच वाले क्रम को, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना चाहिए और ये याद होना चाहिए और बीच का क्रम याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, फिर कोई भी चीज़ हो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, तो जल्दी याद होती है, ठीक है ना। तो अपन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, बिल्कुल छोटा महाद्वीप है।
जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बार बार पूछ रहा है, बार बताया कि ये पूर्ण तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, या अधिकांश भाग इसका वो है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो आपको ध्यान देना है इस बात पे, ठीक है ना। तो यह चार तरफ से महासागरों तथा महासागरों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एक नया अपने को एक टर्म मिल गया, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो द्वीपीय महाद्वीप उसे कहते हैं कि जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। और पढ़ रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है ना। ये चारों तरफ से जो महासागरों से घिरा हुआ ना, इसके आपको कमेंट में नाम बताने हैं, कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है ये। इतना तो काम आप कर सकते हो उसमें देख के। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है भाई, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन आ गई अपनी अब बिल्कुल भी। अब एग्जाम में क्या फंसाएगा कि दक्षिणी मतलब अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, वो कहेगा कि दक्षिण ध्रुव है जो इस महाद्वीप के बिल्कुल ऊपर में स्थित है, ये बोल देगा वो सीधा। आप भी कहोगे हाँ भाई ऊपर ही स्थित है, नहीं ऊपर स्थित नहीं है, क्या बोलना है अपन को, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, मध्य में, ठीक है, ये याद रखना आपको। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। भैया बर्फ कहाँ से आ गई यहाँ पे, याद करो फर्स्ट चैप्टर, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात। अगर 6 महीने मान लो रात हुई तो भाई बर्फ तो जमेगी ना, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और वो 6 महीने का दिन भी होगा तो भैया सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो ज़्यादा रोशनी पड़ नहीं पाती है, तो इससे यहाँ बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है ना। तो जीवन संभव बहुत कम ही है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव विकास नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई स्थायी मानव, कहाँ कैसे होगा भाई। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भाई भारत का यहाँ पे क्या है, शोध केंद्र करते हैं। शोध केंद्र मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिसर्च करते हैं वो, कि भाई यहाँ पे जीव जंतु कैसे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि क्या कोई मानव निवास कर सकता है नहीं कर सकता, तो बहुत से मतलब रहस्यमय महाद्वीप है ये, ठीक है ना। तो इसकी खोज में लगे हुए हैं सभी सभी जो देश हैं, इसकी खोज में लगे हुए हैं कि इसमें क्या 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 है इसमें, ठीक है ना। तो भारत भी लगा हुआ है, तो भारत के भी शोध संस्थान कहाँ यहाँ हैं, उनके नाम क्या क्या है, मैत्रीय, दक्षिणी, गंगोत्री, ये 2 नाम है, याद रख लेना, और भी हैं इसके, ठीक है ना। तो अब पढ़ते अपन महादेव। अब अपना भूमंडल क्लियर हो चुका पूरा, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल, ठीक है ना। अपन जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। जब ये वीडियो खत्म हो जाए फिर आपको खुद से एक बार रिवीजन खुद से करना है, और ठीक है ना, और खुद से मैपिंग भी करनी है कि ये महाद्वीप ये है, यहाँ पे ये महाद्वीप ये है, यहाँ पर्वत ये है, ये वो पर्वत वहाँ पे, ऐसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है भैया, 71% पे भाई वो पानी पानी है, पानी दिखता है सब कुछ, ठीक है ना। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये अपनी, कितने प्रतिशत भाग जल है, 71%, और भाग स्थल भाग कौन से कितने प्रतिशत है, 29%। भाई ठीक है भैया। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। अब जल के रूपों के बारे में पता क्वेश्चन दे दिया कि जल के इनमें से कौन सा जल का रूप नहीं है, तो आप तो फंस जाओगे। तो आपको याद रखना होगा, इसमें महासागर आते हैं, इसमें नदियाँ आती हैं, इसमें झीलें आती हैं, इसमें हिमनदियाँ आती हैं। हिमनदियाँ क्या होती है, ग्लेशियर, जो बर्फ जमा होती है ना अंटार्कटिका में, तो वो हिमनदियाँ हैं। भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प। अब वो क्या करेगा एग्जामिनर कि वो पूछेगा कि इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ऐसे कर देगा, या फिर ऐसे कर देगा कि सबको मतलब एक साथ लिख देगा वो। तो इनमें से कौन सा नहीं है, वो इनमें से कौन सा मतलब जल सबसे ज़्यादा है, वो भी पूछ सकता है। तो इसको पढ़ना ध्यान से। ये क्या आपके अगले आने वाली जो क्लास होंगी उसमें जलमंडल को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है उसमें, तो हम उसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे। बस इसमें तो अपन क्या नॉलेज लेंगे धीरे धीरे, बस बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। देखो
पृथ्वी पर पाए जाने वाले बल पाए जाने वाले जल है जो 71% जल है ना, ये अपन इसको मान लेते हैं 100% मानते हैं इसको, मान लो ठीक है ना। इसमें मतलब ये कर दो कि भूभाग को हटा दिया अपने स्थल भाग को हटा दिया, ठीक है ना। तो इसका 97% मतलब 71% का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। जो जल है महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि 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 मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। भाई खारा जल है, मान लो खारा जल है तो भाई इतना सच्चा जल है, खूब पी लो आराम से। कहते हैं पानी की किल्लत हो रही, पानी की किल्लत हो रही, कहाँ हो रही भाई, इतना जल है 71%, कर लो ना, ले लो पी लो उसको पानी। क्यों नहीं पीते पानी को उसको भाई? वो सलाइन वाटर है, वो लवणीयम वाटर है, वो इतना लवण होता है उसमें बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो 2 चम्मच मैं आपको नमक घेर दे के देता हूँ, है ना, 1 गिलास पानी में, क्या आप पी सकते हो उसको? नहीं पी पाओगे। अगर मान लो पी भी गया ना, पी भी लिया तो पानी वो पचेगा भी नहीं आपको, ठीक है ना। वो पचता नहीं है, वो क्या छाड़, वो बिल्कुल ख़राब कर देगा पेट को, ठीक है। तो इससे मौत भी हो सकती है कभी कभी। तो इसे कहते हैं ना कि पेट में जब कोई अपना समुद्र में डूब जाता है तो पानी भर जाता है पेट में, तो उसके पेट के पानी को निकालते हैं। अगर पेट में अगर पानी रहा तो आगे वो मर जाएगा, ठीक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जल का बहुत कम भाग एलेवन जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब ये देखो देखो ये वाला डायग्राम है, देखो इस वाले डायग्राम देखो भैया, 97% क्या है अपने महासागर में जल है, वो कैसा है, लवणीय लवणीय जल। और जो जो एलेवन जो ये फ्रेश वाटर है ये कितना है, 2.5%। पर ये 2.5% है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा अपन को। लेकिन इस 2.5% को पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? देखो ये कभी तो मतलब भूमिगत जल भी है इसमें, ठीक है ना, ग्लेशियरों में जमा हुआ है ये, ठीक है, और जलवाष्प में, ठीक है। तो ये 2.5% जल उसमें भी है। पीने का जल कितना है, मात्र 0.01%, बस इतना ही है पीने का पानी, ठीक है। तो अपन आगे वाली क्लास होंगी ना तो उनमें जल का वितरण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब महासागर कितने बार, अभी महासागर के बारे में पढ़ेंगे कि महासागर कितने प्रकार के हैं। भाई अपने महासागर है 5 प्रकार के, ठीक है। चलो पढ़ते हैं उसके बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, जलमंडल के मुख्य भाग है बिल्कुल, जो कि 71% भाई यहीं पर है, ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पता है, क्योंकि सभी का तल एक ही समान है, महासागरीय बेसिन। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन, वो एग्जामिनर ऐसा करेगा कि आपको फंसाने के लिए कहेगा कि महासागरीय जल हमेशा शांत रहता है, ठीक है। पर अपन पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई नहीं, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। और गतिशील क्यों रहता है? इन 3 कारणों की वजह से, जैसे तरंगों के कारण, ज्वार भाटा के कारण तथा महासागरीय धाराओं के कारण, महासागरीय धाराओं के कारण, ठीक है। तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तरंग उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण। ज्वार भाटा किससे होता है? चंद्रमा से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तथा महासागरीय किससे उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं जल के घनत्व के कारण, जल के घनत्व के कारण, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे अपन जल का घनत्व मतलब कैसे कैसे मतलब गति करता है महासागरीय जल, आगे वाली कक्षा में आएगा। बस इतना, आपको बस इतना ही पढ़ना है कि भैया महासागरीय जल वो होता है गतिशील होता है, इतना पता है हमें। और तरंगे, ज्वार भाटे और ये महासागरीय इसके महासागरीय धाराएं इसके कारण होती हैं, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं जल की 3 प्रमुख गतियाँ। यही हैं गतियाँ, जल की गतियाँ, इनसे ही जल गति करता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। अब देखो पहले वाले उसमें तो भूमंडल में तो क्रम दिया नहीं, इसमें क्रम दिया है, ठीक है। देखो क्रम याद रखना है अपन को, पैसा PAISA, पैसा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, पैसा, ठीक है ना। एक तो क्या रखना, पैसा पैसा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है।
याद रखना पैसा को, पैसा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब क्या है, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा महासागर गोल है, कौन सा महासागर ऐसा आकृति का है, कौन सा महासागर त्रिभुजाकृति का है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलो इनको भी पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल देख लिया अपन ने ऊपर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है भैया, 1/3 भाग पर मतलब एक और फैला हुआ है, वो भूमंडल पर स्थलमंडल है ना, जो भूमंडल है उसका 1/3 फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। और प्रशांत महासागर जलमंडल का कितना फैला हुआ है, 1/3। ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियानगर, ये भी भाई प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल से स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है ना, कैसा है प्रशांत महासागर, वृत्ताकार, ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अभी यदि महाद्वीपों के नाम भी बता दिए इसने। ठीक है ना, कितने महाद्वीप हैं। ठीक है ना, अब एग्जाम में क्या करेगा, तीन के नाम देगा बस। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मतलब ये नहीं बोलेगा कि 4 से घिरा हुआ है, वो बोलेगा कि जो प्रशांत महासागर है वो केवल लगाएगा, वो केवल 3 महासागरों 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। पर नहीं, अपन को क्या बताना है कि 3 नहीं 4, ये ध्यान रखना। चित्र 5.1 को देखिए, तब प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ये आपको पता लगाना है। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा इसको क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है ना, यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है भैया। प्रशांत महासागर कैसा है, आकृति का है भाई, ये गोलाकृति का है। और अटलांटिक महासागर कैसा है, एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका है। ठीक है, ये याद रखना है कि पश्चिम में कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और पूर्वी किनारे पे कौन सा है, यूरोप व अफ्रीका। ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटी फटी। ठीक है भैया, ये देखो कैसे कटी हुई दांतों की तरह समान है, ऐसे चबाई जाएगा ये भी, ये ऐसे, ये दंतुरित है। ठीक है, दंतुरित तटरेखा, इससे क्या फायदा होगा, ये देखो ये इसके दांत है ना, ये दांत है इसके, ये यहाँ पे क्या है, ये प्राकृतिक जो बंदरगाह होते हैं ना, उनका निर्माण करते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं आपको पता है, बंदरगाह होते हैं जहाँ पे मतलब जहाज आते हैं भाई, वो शिप्स आती हैं यहाँ पे, जो सामान लेके आती हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप से, एक देश से दूसरे देश तक, ऐसे व्यापार होता है जल के माध्यम से। ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यापार अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है ना, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रम एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति मतलब बहुत अच्छी है ये। ठीक है ना, प्राकृतिक पोताश्रय। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि भैया पोर्ट सबसे ज़्यादा होंगे यहाँ पे, तो व्यस्त तो होगा ही। ठीक है, अब अपन पढ़ते थोड़ा सा हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये गर्व की बात है अपने लिए। ठीक है ना, किसी भी और देश का नाम इसमें लिखा नहीं हुआ है उसके देश के नाम से। हिंद महासागर इंडियन के नाम पर लिखा है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो गर्व करो अपने आप पे हिंदुस्तानी होने पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। देखो आपने पढ़ लिया कि प्रशांत महासागर कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है, अब जो ये वाला महासागर है कौन सा, अटलांटिक महासागर, ये कैसा है, एस आकृति का। और जो हिंद महासागर ये कैसा है, त्रिभुजाकार। तीनों को याद रखना। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है भैया। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन ये भी। ठीक है ना, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये देखो ये ऐसे, ये अंटार्कटिका ना, मतलब ये नीचे अंटार्कटिका ऐसे,
ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब जो दक्षिणी महासागर है ना, वो ऐसे से घिरा हुआ है, इसको ऐसे ऊपर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बीच में अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना। महाद्वीप से उत्तर की यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। ये कहाँ पे? रशिया के ऊपर, ठीक है ना। रशिया है ना, उसके ऊपर देखना। आर्कटिक महासागर मैंने बताया था कि आर्कटिक महासागर महाद्वीप नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है हर बार, ठीक है ना। उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है, उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है ना। ये उस उत्तर ध्रुव व्रत मतलब क्या है? 66.5 डिग्री। देखो 66.5 डिग्री के अपन को दो नाम मिल गए। एक नाम क्या हो गया? आर्कटिक व्रत। ये क्या हो गया? उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर क्या है? उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर के शिथिल जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तक यूएसए से घिरा है, बेरिंग जलसंधि, ठीक है ना। अब देखो अपने मैप में देख लेते हैं इन महासागरों के बारे में थोड़ा बहुत। तो मैप भी देखना है अपन को बिल्कुल, ठीक है ना। ये देखो मैप, इसको डिलीट कर देते हैं ना। देखो अब महासागर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं महासागर कहाँ पे है। देखो ये ग्लोब है अपनी, ठीक है ना। ग्लोब की भांति है, मानचित्र सा बना गया है इसमें, देखो। तो ये इसको मोड़ेंगे ना अपन, तो ये प्रशांत महासागर ऐसे होके ऐसे घूम के फिर यहीं आ जाएगा। देखो ये ऐसे, ये आप सोचेंगे ये प्रशांत महासागर यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है, ये एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि अपन एक ही साइड को देख रहे हैं, बस इसकी साइड को, पीछे की साइड को नहीं देख पा रहे, इसलिए, ठीक है। देखो उत्तरी अमेरिका, ये तो प्रशांत महासागर है। ये क्या है? गोल है ऐसे, ये गोल है बिल्कुल। ये आधा तो यहाँ बना हुआ है ऐसे आधा व्रत ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों व्रतों को मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा? गोलाकृति का। अब यहाँ पे हो गया अटलांटिक महासागर, ये देखो ये, ठीक है ना। ये हो गया ऐसा आकृति का, और देखो ये हो गया त्रिभुजाकार, देखो ये देखो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है। हिंद महासागर हो गया, ये अपना हो गया आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। आर्कटिक महासागर यहाँ पे हो गया, ये हो गया अपना दक्षिणी महासागर, ठीक। तो हमें आपको मैपिंग करा देंगे, और आगे चल के अपन मैपिंग की क्लास भी लेंगे, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। और बस यही चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें बस हमें कैसे भी करके, ठीक है ना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। तो सर थैंक यू, बाय।